ज्योत जमारी देवी दाई के गौंग करने की एक व्यवस्था है। चैत महीने के मर्ती से 9 दिन का होता है, जो हमारे पुरखा लोग करते थे उसे आज भी कर रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि ये कब से करते चले आ रहे हैं। डांग के ऊपर पंखों को जो है उनको बांध कर देवी दाई को सवार करते हैं। देवी दाई के जो शाकाहारी भोजन है, सोहारी इत्यादि बना करके चढ़ाने की प्रक्रिया है। अपने पुरखों के सेवा भाव को कभी भूलना नहीं, तुम्हारे दिलो दिमाग में रह जाए। इसलिए जो भी जाता है मढ़िया में वो सेवा सेवा कहता है। मानता ये है जो बीमार कोई संतान निसंतान है, वो आया तो उनके संतान की पूर्ति हो रही है। जस गाने में या भगत गाने में मांदर का उपयोग होता है। देवी दाई का वह प्रिय वाद्य यंत्र है, जो बाना के देखे होंगे 3 है, 3 ही रहेंगे, 4 नहीं रहते उसमें। मढ़िया शक्ति स्थल में 12 महीना कभी भी रात में, दिन में, शाम सवेरे कभी भी आया जा सकता है। नवें दिन जवारों को विसर्जित किया जाता है। ज्योत जमारी मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आने वाले समय में भी हमारी जो पीढ़ी है वो भी करता रहेगी। भारत में बहुत सी जनजातियां हैं। इन्हीं जनजातियों में सबसे बड़ी है गौंड जनजाति। ये जनजाति समूह अपनी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज और अलग अलग परंपराओं के लिए मशहूर है। उन्हीं परंपराओं में से एक है ज्योत जवारी। ज्योत माटी के कलश में दिए को जलाकर एवं जवारी जवा के बीजों को बोकर 9 दिन तक घर के बाहर पेड़ों की टहनियों और पत्तियों से बने मड़िया में उनकी सेवा की जाती है। ये चैत महीने के मर्ती अमावस्या से शुरू होती है और पूरे 9 दिन तक इस परंपरा को विधिवत स्वरूप दिया जाता है। परंपरा की इस माला में न केवल आदिवासी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी सहभागिता लेते हैं, जिससे ये आयोजन आस्था एवं सद्भावना के रूप में अनेकता में एकता का परिचय देता है। इस परंपरा को नजदीक से जानने के लिए आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पिंडरई बंजटोला गांव में। ज्योत जमारी देवी दाई के गौंग करने की एक व्यवस्था है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। जो हमारे पुरखा लोग करते थे उसे आज भी कर रहे हैं। पुरुष मड़िया बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाते हैं, जिनका धार्मिक रूप से खास महत्व होता है। महिलाएं जवारी बोने के लिए जौ अनाज साफ करती हैं। मड़िया और उसके आसपास का स्थान गोबर और चूही माटी से लीप कर तैयार किया जाता है। इस सेवा भाव में अहम किरदार गोंड पेंडा और पेंडिन निभाते हैं। ये देवी दाई और दुखिया के बीच का कार्य करते हैं। गोंडी भाषा में पेन माने देव शक्तियां हम कहते हैं। शक्तियों का पेंडा है वो। पेन माने पेन, सारी शक्तियों को, देव शक्तियों को। और अंडा माने ऐसा जीव जो सारी शक्तियों, तीनों कालों के जो दुख दर्द हैं वो तीनों कालों को अपने दूर करने वाले हैं। आज जवारी का पहला दिन है। पेंडा पेंडिन अपने सारे दैनिक कार्य समाप्त कर जवारी बोने के लिए माटी लेने जाते हैं। कलश
बेल, चौक के लिए चावल का आटा और होम के लिए विशेष सरई का रार बांस की कोरी टोकरी में रखते हैं। कलश एक छोटी लया रखती है। वहीं गोंड बालक बाना अर्थात त्रिशूल रखता है। मांदर के थाप के साथ पेंडा पेंडिन और अन्य सभी माटी लेने पास ही किसी स्थान पर जाते हैं। जगह सुनिश्चित कर बाना को गाड़ दिया जाता है। पेंडिन थोड़ा सा जमीन साफ कर उसमें चावल के आटे से चौक बनाती है और पेंडा सारे विधि विधान से धरती दाई को जोहारते हुए कहता है कि हे दाई, आज से तुम्हारी सेवा शुरू होती है। इस गांव और हार पहाड़ की रक्षा करना। पेंडा बाना से मिट्टी खोदता है और पेंडिन थोड़ी सी मिट्टी को अपने आंचल में गांव के सुख सुरक्षा की जिम्मेदारी के रूप में समेटती है। मिट्टी को बांस की टोकरी में रखकर पेंडा पेंडिन और बाकी लोग मांदर की थाप के साथ वापस लौट आते हैं। वापस आकर बाना, कलश और माटी को मड़िया के पास रखकर सभी जोहार करते हैं। शाम का वक्त हो चला है। पेंडा और पेंडिन खप्पर व अन्य पात्रों में जवारी बोने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब धरती दाई से आह्वान कर लाए माटी के साथ अन्य माटी को भी मिलाया जाता है। सुबह जिन बीजों को पेंडिन ने पात्र में भिगो कर रखा था, उन जवा के बीजों को माटी में बोया जाता है। पेंडिन लगातार 9 दिनों तक इस गोंगू प्रक्रिया में पेंडा के साथ ही बराबर की भूमिका निभाती है। गोंड समुदाय में स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज निर्माण में बराबर की भूमिका निभाते हैं। जवारी की परंपरा के शुरू होते ही पेंडा के दैनिक कार्यों के साथ ही उसकी सेवा भी शुरू हो जाती है। पेंडा मड़िया में जवारी को पानी देता है। बीमार दुखियों की झाड़ फूंक करता है। पेंडा उनको जड़ी बूटियां देने का भी कार्य करता है और इसके अलावा वो अपने दैनिक कार्य भी करता है। जब किसी बीमारी में
दवा लेने के बावजूद आराम नहीं मिलता तो पेंडा सभी पेन शक्तियों से आह्वान करता है। इसे जल उतारना कहते हैं। पेंडा कहता है, हे पेन शक्तियां, आपका बच्चा तकलीफ में है। इससे अगर कोई भूल हुई हो तो इसे माफ करें। ये बीमारी कहां से आई है? क्या ये नदी, पहाड़ या फिर रास्ते से आई है? क्या ये बुरी शक्तियां हैं? आपसे विनती है कि ये जहां से आई हैं वापस चली जाएं। सुन बेटा काई देख रही बड़ा देव, आज बेटा काई बामनगढ़ के देवता, आज बेटा काई संकट में सांवई, जब बेटा काई एक संकट पर गाय देख रही, आज बेटा काई तेरी टेर कर रहे हैं, तेरी परख में आज बेटा लगे हैं, आज बेटा काई टेर कर रहे हैं, आतर बिना रो रहे हैं, परख में है माता। देख रहे नान गाड़ी चल रहा है बेटा काई, बड़ा गाड़ी के जास, बड़ा गाड़ी की आस बेटा, नान गाड़ी के जास कहाँ से पैदा ले रहा है, गाड़ी दौरा से कहाँ चल रहा है, बादल दोहर से कहाँ चल रहा है, दौरी ददरा में 18 कला बामन रूप किरको कनकोक बढ़ा रहा। भौगत। इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों द्वारा दाई कंकालिन के लिए जस गाया जाता है, जिसे भौगत कहते हैं। गोंड समुदाय के पुरुष अपने पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता या रोजाना घरों में पहने जाने वाले बंडी आदि पहनकर शामिल होते हैं। मांदर, जो कि दाई कंकालिन का प्रिय वाद्य यंत्र है। मांदी मतलब समूह, और समूह में बैठकर बजाए जाने वाले इस वाद्य यंत्र को मांदर कहा जाता है। इसे केवल एक नहीं बल्कि 3-3 समुदाय बनाते हैं। मिट्टी के मांदर का आकार कुम्हार देता है। दोनों ओर चमड़े की थाप चमार समुदाय और ऊपर खोल चढ़ाकर रंग भरने का सुंदर काम बुनकर समुदाय सहीस द्वारा किया जाता है। भौगत में मांदर की थाप और मंजीरे की मधुर आवाज के साथ सभी पेन शक्तियों को याद किया जाता है। दाई के भक्त इस मांदर के भाव को महसूस कर दूर से ही खिंचे चले आते हैं। इस मांदर को कभी भी पेंडा द्वारा खरीदा नहीं जाता, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा उनकी मानता पूरी होने पर मांदर को भेंट स्वरूप मड़िया में चढ़ाया जाता है। डांग सजाना। आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक हैं और अपने आसपास के खेत, जंगल, जमीन से प्राप्त प्राकृतिक वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग बर्तन, खेती के औजार और घर बनाने में किया जाता है। पेंडा के अनुसार इस बांस के डांग में देवी दाई और अन्य पेन शक्तियों को सवार किया जाता है। इसके लिए पेंडा पहले बांस के डांग को हल्दी के पानी से साफ करता है, क्योंकि हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ऐसे में डांग को कई महीनों से नहीं निकाले जाने के कारण उसमें मौजूद कीटाणुओं से हाथों की सुरक्षा की जाती है। बांस के डांग को विभिन्न पक्षियों और मंजूर यानी मोर आदि के रंग बिरंगे पंखों से सजाया जाता है। पेंडा जंगलों में जड़ी बूटी खोजने के दौरान मोर और अन्य पक्षियों द्वारा गिराए गए इन पंखों को इकट्ठा करते रहते हैं और इसे दाई के श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये समुदाय मोर पंख को सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक मानता है। इसके साथ ही
रंग बिरंगे कपड़ों से डांग, दाई का झूला और बाना आदि सजाए जाते हैं। अब पेंडा द्वारा डांग को सजा लिया गया है। साथ ही सतरंगी कपड़ों से बना झंडा डांग में बांध दिया गया है। ये झंडा इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो कि समुदाय में एकता का प्रतीक माना जाता है। आदिवासी समुदाय के गांव के बसने में नदी का महत्व अत्यधिक है। रोजाना की जीवन शैली में पानी की जरूरत के चलते ये अपने गांव भी नदी के आसपास बसा लेते हैं। नदी से लौटते हुए पूजा अर्चना के लिए बच्चे बेल तोड़ कर ले आते हैं। आज जवारी का 8वां दिन है, जिसे अठवाइन कहा जाता है। जोहारों में तोला दाई जोहारों। दिन की शुरुआत होते ही परिवार का मुखिया या पेंडा मड़िया में शुद्ध जल अर्पित करता है। जोहारों में तोला दाई जोहारों, जोहारों में तोला दाई जोहारों, जोहारों में तोला दाई जोहारों। इस दिन को सभी लोग अपने अपने घरों में त्योहार के रूप में मनाते हैं। महिलाएं घर पर ही पत्थर के चकिए पर गेहूं पीसकर आटा तैयार करती हैं। पेंडिन राई के तेल में गर्मा गर्म सोहारी तैयार करती हैं। दाई कंकालिन को शाकाहारी भोजन एवं पकवान चढ़ाया जाता है। सारी तैयारी के बाद बांस की सुपली में सोहारी, महुआ का फूल, बेल आदि को रखकर दाई को भोग लगाया जाता है। बेल प्राकृतिक रूप में आसानी से मिलने वाला फल है। हालांकि अब बाजारीकरण के इस दौर में बेल का स्थान नारियल ले चुका है, लेकिन आज भी जहां से बाजार सुविधा दूर है, वे प्रकृति से आसानी से मिलने वाले फलों और वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। समुदाय में मानता स्वरूप जवारी के 8वें दिन तक आटे एवं खाद्य तेल से बने सभी प्रकार के व्यंजनों का त्याग किया जाता है, जिसे इस दिन भोग के पश्चात लोग ग्रहण कर सकते हैं। मान्यताओं की पूर्ति के बाद भक्त अपनी कहना के अनुसार मांदर, बाना आदि दाई को भेंट करते हैं। बाना को समस्त आदिवासी समुदाय जीवन के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य काल का प्रतीक मानता है। भूत जो चला गया और लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आज वो अपने बीज छोड़ कर गया है। इसका परिणाम भविष्य के रूप में मिलेगा। चैत महीने की चिलचिलाती धूप के बाद जवारी के आखिरी दिन विसर्जन की तैयारी हो रही है। इस ओर प्रकृति ने भी अपना रुख किया हुआ है। उमड़ते घुमड़ते नीले बादल बरसने को तैयार हैं। वहीं पेंडा दाल चावल के दानों से सभी पेन शक्तियों को जुहारता है, ताकि विसर्जन प्रक्रिया में बारिश से कोई रुकावट ना आए। विसर्जन के इस क्रम में पेंडिन आंगन को चूही माटी से लीपकर उसमें चावल के आटे से चौक बनाती है। पीछे मांदर के थाप से चौक बनाते बनाते ही पेंडिन को भाव आने शुरू हो जाते हैं। अधूरे चौक को दूसरी पेंडिन और गोंड महिलाएं पूरा करती हैं।
अन्य भक्त और पेंडा भी मांदर की थाप सुनते ही भाव में लीन होने लगते हैं। ये पेन शक्तियों का ही प्रभाव है कि इतने मोटे मोटे लोहे के लंगर से शरीर पर मारने के बाद भी किसी प्रकार के दर्द की अनुभूति नहीं होती है। चौक पूरा होते ही अब बारी आती है जवारी को मड़िया से बाहर निकालकर चौक में रखने की, जहां पहले कांसे के धातु के बर्तन में जोत रखा हुआ है। पेंडेन द्वारा जवारी में हल्दी का पानी सींचा जाता है। इस समुदाय में विवाहित महिला या पुरुष के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वहीं पेंडा जो है पेन शक्तियों के रूप में लोहे की कोट, नुकीले खड़ाऊ और कमरबंद को पहनता है। पेंडा अपने आने वाली पीढ़ी को सम्मिलित करते हुए रंग बिरंगे कपड़ों से सजाता है। विसर्जन की सारी तैयारियों के बाद भक्तों का दल अब विसर्जन को जाने के लिए तैयार है। इसी बीच मांदर की गूंज के साथ पेन शक्तियां नदी पार से इस महिला को भाव के रूप में खींच ले आती हैं। भाव आने पर पेन शक्तियों को अपने शरीर में संभाल पाना बेहद मुश्किल होता है। तब इसे अन्य भाव मिलकर संभालते हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर कलश लिए उसकी बेटी रोने लगती है। गांव में प्रत्येक घर जहां मड़िया में जवारी बोए जाते हैं, वो भी क्रमशः विसर्जन के लिए इस दल में शामिल हो जाते हैं। हर घर के मड़िया से जवारी निकलने के बाद जस दल गाते हुए आगे बढ़ता जाता है। सतरंगी झंडे, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, पारंपरिक परिधान में बच्चे और हरी जवारियों से पूरा गांव खिल उठता है। सभी लोग गांव के तिराहों पर एकजुट होते हैं। इस पूरी यात्रा में पेन शक्तियां भी जस दल के साथ झूमती हुई साथ चलती हैं। मांदर और मंजीरे की मधुर धुन से पूरा गांव गूंज उठता है। जैसे जैसे जवारी और भक्त दल आगे बढ़ता है, डांग रखने वाला भक्त भी भाव में लीन होने लगता है। वैसे तो डांग का वजन कम होता है, लेकिन जैसे ही पेन शक्तियां इसमें सवार होती हैं, इसके भार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अन्य भाव मिलकर उसे संभालते हुए नीचे नहीं गिरने देते। मांदर की एक एक रिदम मस्तिष्क में समा जाने के बाद जिस भक्त में दाई सवार होती हैं, उसे भाव कहा जाता है। ये भाव केवल दाई के सवार होने वाले भक्त को ही आता है।
इस पूरी यात्रा में पेन शक्तियां भी जस दल के साथ झूमती हुई साथ चलती हैं। इसके बाद ये दल नजदीक के किसी दहार यानी नदी में विसर्जन के लिए पहुंच जाता है। सभी पेंडा अपने डांग एवं कलश को एक जगह एकत्रित कर विधि विधान से शक्तियों का आह्वान करते हैं। जहां ये 9 दिन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की भूल चूक की क्षमा याचना करते हैं। इसके पश्चात जवारी को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन के पश्चात गेहूं का भुना हुआ आटा और नारियल के टुकड़े प्रसाद के रूप में गांव वासियों को वितरित किए जाते हैं। विसर्जन की इस प्रक्रिया के बाद जोत जवारी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसी क्रम में मांदर की थाप के साथ मटकियां, बांस की छतरियां और डांग को मड़िया स्थल की ओर वापस ले जाया जाता है। विसर्जन में शामिल जसदल पुराने पेंडाओं और भक्तों को याद करते हुए उनके इतिहास को गाते हैं। इसके अलावा दाई को प्रसन्न करने के लिए अर्जी, विनती वाले गीत जस में शामिल होते हैं। विसर्जन से वापस आने के बाद पेंडेन द्वारा पैर धुलाए जाने के बाद ही पेंडा, डांग और जसदल मड़िया स्थल में प्रवेश करता है। कई बार तो पैर नहीं धुलाए जाने पर पेन शक्तियां नाराज होकर पेंडेन को डांट लगाती हैं और याद दिलाते हुए पेंडेन को पैर धुलाने के लिए कहती हैं। विसर्जन से लौटते लौटते देवी दाई भाव के रूप में इस बच्ची पर भी सवार हो जाती हैं, जिसे मढ़िया स्थल लाकर पेंडा टीका लगाते हुए शांत करते हैं। साथ ही डांग को मढ़िया स्थल में वापस रख दिया जाता है। सभी भाव और पेन शक्तियों को हल्दी चावल का टीका लगाकर पेंडा द्वारा शांत किया जाता है। रात्रि में मुख्य मढ़िया स्थल वाले घर में ग्रामवासियों के साथ दूसरे गांव से सम्मिलित हुए भक्तों के लिए भोज का कार्यक्रम रखा जाता है। डोहनारत या दहनारत। डोह या दहार में जवारी को विसर्जित करने के बाद देवी दाई को गांव के प्रत्येक घर में घुमाए जाने के कारण इसे दहनारत कहते हैं। इसमें पेंडा, भगत दल और अन्य भक्त बाना, दाई के लोहे के खड़ाऊं और दौरी लेकर शामिल होते हैं। मुख्य घर से शुरू इस दहनारत में चूही माटी से लीपे स्थान पर बाना और दौरी को रखा जाता है। पेंडेन कांसे की एक थाली में भेंट स्वरूप अनाज और एक अन्य थाली में हल्दी लेकर आती है। हल्दी दाई के सम्मान स्वरूप पहले बाना और फिर दौरी को टीकने के बाद पेंडा व अन्य भक्तों के पैरों में लगाई जाती है। भेंट में दिए अनाज को दौरी में रखा जाता है। पेन शक्तियों को जोहारने के बाद पेंडा मढ़िया को अपनी पीठ नहीं दिखाता है। पीठ दिखाना पेन शक्तियों का अपमान माना जाता है। गाते बजाते जसदल और भाव के रूप में पेन शक्तियां दूसरे गांव और घरों में जाते हैं। यहां घर की महिला सभी पेंडा और भक्तों के पैर धुलाती है, जिसके बाद ही सभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। खास आकर्षण इस दल में शामिल 120 साल के पेंडा हैं, जो भाव के रूप में पूरे समय दहनारत दल के साथ हैं। जस दल में न केवल बुजुर्ग बल्कि आने वाली पीढ़ी भी शामिल होती है और यही परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाते हैं।
दहनारत के लिए गांव घूमते हुए काफी समय हो जाने के कारण भक्तों को पीने के लिए पानी, लौंग और सुपारी आदि दिए जाते हैं। महिला सभी पेन शक्तियों के नाम से अनाज भेंट करती है। अनाज इकट्ठा करते हुए भगत दल वापस लौट आता है। पेंडेन द्वारा पैर धुलाने के बाद मढ़िया में अंदर प्रवेश कर अनाज को एक साथ मिलाया जाता है। ये अनाज डांग उतारते समय दाई को चढ़ाया जाता है। बाद में इसे अन्य अनाज के साथ मिलाने के बाद पकाकर पेंडा और अन्य भक्तों को प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। पेंडा पर पेन शक्तियां आज पूरे भार में हैं। ऐसे में गांव या आसपास के अन्य दुखिया पेंडा से अपनी समस्याओं का कारण पूछते हैं। कोई अपनी लंबी बीमारी का कारण पूछता है तो कोई अपनी संतान की परेशानी का कारण। गोंड समुदाय स्त्री के संबोधन में री शब्द का इस्तेमाल करता है और इसी से 9 दिन तक मड़िया में जोत जलाकर दाई की सेवा करने की गोंगो प्रक्रिया जोत जबारी कहलाती है। पेंडा जिस विधि विधान से डांग की सजावट करता है, दहनारत के बाद उसी विधि विधान से डांग उतारता है। दाई कंकालन से गांव की रक्षा, सुख और शांति की प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से पेंडा जोहार करता है।